आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको अगर आप रिमेंबर करेंगे तो ये चैप्टर उनसे थोड़ा सा अलग है। लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होती है और इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, हम उसे किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और उसके में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं और उनके लिए कौन कौन से सजेशंस या फिर डिवाइसेस होती है जिसके ज़रिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो रेफ़र करती है टू ए हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। अगर ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो वो नॉर्मली फंक्शन करेंगे और जैसा कि हमें पता है सेल से आपका टिश्यू बनता है और टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर एक हेल्दी ऑर्गन सिस्टम होगा तो वो एक हेल्दी फंक्शन भी करेगा। वहीं पर WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है, एक वेलबींग यानी कि एक ह्यूमन जो फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल इन सभी एस्पेक्ट्स में वेलबींग हो, यानी कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सभी रूप से स्वस्थ हो, उसे आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन मानते हैं जो कि एक टोटल वेलबींग के लिए यूज़ की जाती है। अब जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप जान लीजिए। इंडिया को पहली कंट्री माना जाता है इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक एक्शन प्लान स्टार्ट किया था या फिर प्रोग्राम नेशनल लेवल पे, ताकि वो सामाजिक रूप से या फिर समाज को एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है समझा सकें और साथ ही साथ जो अटेन कर सकें टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो ये जो प्रोग्राम था उसको नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1951 में इन इंडिया में। इसका गोल क्या था? अटेन करना टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इन जो हमारा ये प्रोग्राम था जिसका मेन गोल था कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जाए, साथ ही साथ ये भी चेक करते रहना पीरियडिकली यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद कि किस तरीके से ये प्लान काम कर रहा है, किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है। तो वहीं पर एक दूसरा प्रोग्राम आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये भी ऑपरेट कराया गया और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था ताकि लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जा सके। किस बारे में? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनकी उन्हें नॉलेज हो, साथ ही साथ उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो among the people about reproduction related aspect and providing facilities and support for building a reproductive healthy society बनाई जा सके ताकि हमारा जो नेशन है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का गोल अटेन कर पाए। हमारा ये जो प्रोग्राम था उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इसमें आते हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन है। इतने सारे लोगों को एक टाइम पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ या फिर नॉलेज, अवेयरनेस सेपरेट इनके बीच में फैलाना बहुत ही मुश्किल है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, लोगों में जागरूकता फैलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट से। सेक्स एजुकेशन यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की नॉलेज प्रोवाइड करने में, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड केयर का यहाँ पर मतलब है जैसा कि पहले क्या होता था, जो
शिशु होते थे, बच्चे जन्म लेते ही वो मर जाते थे, या फिर जो उनकी मदर होती थी जो वो बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती थी। तो उस वक्त हमारे जब इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो मदर और चाइल्ड दोनों की मॉर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा थी। अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराइयां थी जो हमारे समाज को पीछे लेके जाती हैं, बैकवर्ड, उनसे फेस कर पाना, तो ये प्रॉब्लम्स थी जो इस प्रोग्राम के दौरान फेस की गई थी। उसके बाद ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि नेशनल लेवल पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर पाएँ। इसमें सबसे पहला था कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ दोनों का ही यूज़ किया जाएगा, जैसे उसमें मीडिया, बोथ प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल, टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम। मीडिया यानी कि टीवी पर, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, इन सब के ज़रिए ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको सेपरेट कराया जाए। करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन टू सेंसिटिव दैम अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की करेक्ट नॉलेज यंग अडल्ट्स में और बच्चों को पहुंचाई जाए। स्कूल्स और कॉलेजेस में सेक्स रिलेटेड एजुकेशन की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पार्ट्स, रिप्रोडक्शन, इन सब की नॉलेज। लोगों को बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में समझाना, चाइल्ड केयर्स प्रोग्राम, और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि दोनों को बराबर के अवसर प्रदान करना। लोगों में जागरूकता फैलाना ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर को और जो हमारे समाज में लिंग को लेकर यानी कि लड़का लड़की या फिर महिला पुरुष को लेकर जो क्राइम होते आ रहे हैं उनको रोकना। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स यानी कि बहुत सारे एक्शन प्लान्स को लागू कराना। जो इन एक्शन प्लान का मेन काम क्या था? जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, उनको जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे जागरूक कराना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जन्म से पूर्व या फिर जब बच्चा माता के घर में होता है उसकी पहले से ही जो लिंग जांच है उसको पूरी तरह से रोकना। और लार्ज स्केल पे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू कराना। इम्यूनाइजेशन क्यों? जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही कम होती है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसीलिए चलाए गए थे ताकि बच्चों की मृत्यु दर कम हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या वृद्धि और बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। इसमें IMR और इसके लिए हम एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं MMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती कि एक निश्चित अंतराल में यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मरने वाले बच्चों की कितनी संख्या है ये जांचना। और मैटरनिटी मोर्टे रेट भी यही कहती थी कि नंबर ऑफ वुमेन्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आफ्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर बच्चे को जन्म देने के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या। मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए ज़रूरी था कि लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए। मेडिकल जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या फिर असिस्टेड डिलीवरीज़ हैं उन्हें इंक्रीज़ किया जाए। बच्चे के जन्म के बाद यानी कि पोस्टनेटल, उसके जन्म के उपरांत उसकी जो देखभाल है बहुत अच्छे से की जाए या फिर उसके लिए अच्छे मेथड्स यूज़ किए जाएं। सोसाइटी में इसको किस तरीके से हम इम्प्लांट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मॉलर फैमिलीज, छोटा परिवार सुखी परिवार जो हमारा एक नारा होता है, तो उसको अगर इम्प्लांट किया जाएगा तो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाई जा सकती है। लोगों को अगर हम ये समझाएं कि किस तरीके से वो जांच सकते हैं या फिर किस तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा जा सकता है,
लोगों को ये जानकारी हो कि कौन सी डिजीज़ फैलती है, कौन सी नहीं फैलती है, तो इससे भी एक हेल्थी सोसाइटी का निर्माण होता है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़, यस, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको लार्ज स्केल पे लागू किया जाए और उन्हें बढ़ाया जाए, ताकि लोगों में जो बीमारियां हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योरेबल बनाया जा सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर। हमारी इंडिया की अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारी संख्या मिलियंस में थी, जो कि अब बिलियंस भी पार कर चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर जनसंख्या वृद्धि में देखा जाए तो हमारा देश दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। वहीं पर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़, किसी भी एक स्पीसीज़ की बहुत तेज़ी से वृद्धि होना, जिसमें स्पेशली ह्यूमन की अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड, दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू ए कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बर्थ रेट एंड डिक्रीजिंग इन चाइल्ड एंड इन्फेंट। तो इसमें क्या होगा, ये कब होगी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है इतनी कब होगी? जब बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाए, साथ ही साथ जो लाइफ ज़िंदगी जीने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, यानी कि रोग से लड़ने की फैसिलिटीज़, मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आ जाए, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को बढ़ावा देती हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी खपत ज़्यादा होगी, डिप्लीशन, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फूड, स्पेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, गुड्स यानी कि वस्तुओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइट्स होगी, या फिर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इनकी कमी हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस यानी कि जो प्रॉब्लम्स है, डिमांड ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये बढ़ेगी। इको डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, सैनिटेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस वक्त फेस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से। कॉजेज़, क्या कारण हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होता है रैपिडली, तेज़ी से जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो कम होती जा रही है, और जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होती जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी जीने की क्षमता एक तरीके से, जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके नंबर, लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नेचुरल रिस्क से भी प्रोटेक्शन आजकल हमें मिलने लगा है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को फेवर करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोक सकते हैं? अगर हम प्रमोट करें स्मॉलर फैमिलीज़ के प्लान को, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी इन्हें कह सकते हैं, इन्हें अगर हम लागू करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे रेज द लीगल एज फॉर मैरिज, जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाया जाए। इंसेंटिव कपल विद स्मॉलर फैमिलीज़, कपल्स को स्मॉलर फैमिलीज़ की एडवाइस दी जाए कि वो इसे यूज़ करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव जो इसमें टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? फर्स्टली कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड है या फिर डिवाइस हो सकती है जिसका यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसे हम बर्थ कंट्रोल मेथड के नाम से भी एक तरीके से जानते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसे रोका जा सके या फिर उसे डिले किया जा सके। स्पेस के लिए भी हम इसे टर्म को यूज़ करते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं या फिर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो शुड बी इजी टू यूज़, आसानी से यूज़ करने वाले होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए उनका यूज़, प्रभावशाली, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। वो ऐसे नहीं हो कि उनको हम दोबारा यूज़, इरिवर्सिबल में क्या होता है कि हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये यूजेबल होने चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ये किसी भी तरीके से जो है गलत प्रभाव ना डालें शरीर के ऊपर या फिर जो ह्यूमन की डिज़ायर है उसको लेकर।
तो ये था एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में जनरली आपके 6 और 7 कॉन्ट्रासेप्शंस आते हैं। इसकी ये टेबल है, ये मैंने दोबारा बनाई है आपको ताकि क्लियरली समझ में आ सके, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड आते हैं। नेचुरल के लिए आप टर्म ट्रेडिशनल मेथड भी सुनेंगे। फिर बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, जिसे आप नॉर इम्प्लांट्स भी कहते हैं, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स को हम परमानेंट मेथड कहते हैं क्योंकि ये जो मेथड होता है अमंग दीज ऑल, ये परमानेंट होते हैं। इसमें 0% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इसे के लिए टर्म यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हम 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। पीरियोडिक एक्सिस्टेंस, सेकंड विड्रॉल या फिर आप इसे कोइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं, और थर्ड होता है लैक्टेशनल एमेन्यूअर। बैरियर मेथड्स में हम फिजिकल इंट्रैक्शन ना हो ताकि ओवा और स्पर्म का, उसमें हम कुछ बैरियर्स और डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपकी डिवाइसेस कॉन्डम, डाइफर, वॉलेट्स या फिर सर्वाइकल कैप्स आती हैं। फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये डिवाइसेस यूटेरस में इम्प्लांट की जाती हैं फीमेल की। ये 3 तरह की होती है, नॉन मीडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग ये डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिन्हें आप एज अ पिल्स ले सकते हैं, ये 2 तरह की होती हैं, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। फिर इंजेक्टेबल और इम्प्लांट, इसमें क्या होता है, जो आपके हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उनको आप थ्रू इंजेक्शंस भी ले सकते हैं या फिर आप उन्हें एक जो डिवाइस होती है 6 मैस्टिक साइज कैप्सूल की तरह, उसे आप इम्प्लांट भी करा सकते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जिससे क्या है ये हार्मोन रिलीज होते हैं। केमिकल मेथड्स में कुछ क्रीम्स और जेलीज आती है जिनका यूज़ किया जाता है बिफोर द कोइटस या फिर इंटरकोर्स, जो क्या करती हैं स्पर्म की मोटिलिटी को या फिर उसकी जो लाइफ स्पैन है उसको इफ़ेक्ट करेंगी, उसे किल करेंगी ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। लास्ट में सर्जिकल मेथड, इसमें 2 मेथड आते हैं। वेस्कोटॉमी मेल के अंदर जब स्टेरिलाइजेशन होता है, ट्यूबेक्टॉमी जब फीमेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन होता है। तो इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मदद तो करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को चेक करने में, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग की फीलिंग होना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। कई बार क्या होता है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है फीमेल वेजाइनल एरियाज़ में। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन की टाइमिंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर्स के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जब आप इन मेथड्स को विदाउट डॉक्टर की कंसल्ट में लेते हैं, तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड मेनली, इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में कपल्स जो होंगे, मैरिड कपल, उनका मेन प्रिंसिपल ये होगा कि वो अवॉइड करें चांस को ओवम और स्पर्म की मीटिंग को। अगर आपको याद हो तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस की थी, उसमें हम बात करते थे कि जो 40th डे है उस दिन ओवा रिलीज होता है। तो इन मेथड्स के में मेनली ये चांस लिया जाता है कि स्पर्म और ओवम जो है आपस में मिले ही ना, अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले होता है पीरियोडिक एक्सिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं कपल कोइटस बिटवीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से 70th डे, 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक, इन दिनों तक वो कोइटस को अवॉइड करते हैं ताकि जो चांस है ओव्यूलेशन का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम पे रिलीज़ होगा। वो 24 आवर तक स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम द यूटेरस। तो इस टाइम पे अगर कोइटस को अवॉइड किया जाता है तो चांसेस नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन के। फिर नेक्स्ट आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। इस मेथड में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोइटस मेल क्या करेगा, वो
इजैकुलेशन के टाइम पे अपने पेनिस को फीमेल की विजाइना से विड्रॉल कर लेगा, यानी कि वापस कर लेगा, विड्रॉल पेनिस फ्रॉम द विजाइना ड्यूरिंग कोइटस। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेन्यूरॉन। ये क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जिस पर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। ये कब होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन होता है, यानी कि मदर जब अपने बेबी को फीड कराती है मिल्क, उस टाइम पे ऐसा बिलीव किया जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होंगे। ये जो पीरियड है सिर्फ 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके जो चांसेस हैं इफेक्ट के शो करने के वो कम हो जाते हैं। क्योंकि इन तीनों मेथड्स में किसी भी तरह का किसी केमिकल्स का, पिल्स का या डिवाइस का यूज़ नहीं होता है, तो इस मेथड में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये था आपका नेचुरल मेथड। नेक्स्ट मेथड आते हैं आपके बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? ये फिजिकल मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स में क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं कि मीटिंग ही ना हो स्पर्म की ओवा की। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस बैरियर मेथड्स में वो होती हैं कॉन्डम्स, डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉलेट्स। ये जितने भी हैं ये रीयूजेबल होते हैं दोबारा से। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉन्डम्स के बारे में। ये बैरियर होते हैं, थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के, कवर द पेनिस इन मेल, जो मेल की पेनिस है उसको कवर करते हैं, और फीमेल्स के लिए भी ये होते हैं, तो उसमें ये सर्वाइकल एरिया और जो वेजाइनल एरिया उसको कवर करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिस्पोजेबल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसमें एसटीडी सेपरेट नहीं होता है, तो वो यही मेथड है, बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है, एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट ऑफ जेनिटल फ्लूइड एंड कंसेप्शन। इस मेथड्स के ज़रिए क्या होगा, जो मेल के स्पर्म्स हैं वो मेट नहीं कर पाएंगे विद द ओवा ऑफ अ फीमेल। फिर डायफ्राग्राम, ये सॉफ्ट कप शेप रबर डिवाइस होती है, ये वुमेन्स यूज़ करती हैं टू कवर द एंट्रेंस ऑफ द यूटेरस। ये स्पर्मिसाइड्स एक तरीके से केमिकल मेथड्स में यूज़ होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी यूज़ होती हैं जेलीज और स्पर्मिसाइड्स। इनको अगर हम यूज़ करते हैं विद डायफ्राग्राम